दिस चैनल। होप कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक चैप्टर जो था, जो चैप्टर नंबर जो 10 था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसमें हमने गवर्नमेंट बजट के बारे में समझा था और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझा था कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इस सेशन हम देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स है बजट का वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, और उस कंपोनेंट्स के अंदर कितने टाइप होते हैं। आपने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं, तो समझेंगे कौन सा वो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो टैक्स रिसिप्ट में आएगा या नॉन टैक्स रिसिप्ट में। इसके बारे में सारा के सारा जो है हम लोग डिटेल इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं बजट्स के वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, बजट का दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है बजट रिसिप्ट और दूसरा होता है बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग बस बजट रिसिप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बजट रिसिप्ट में कितने टाइप के बजट रिसिप्ट होते हैं। ठीक, अब समझते हैं कि बजट रिसिप्ट क्या होता है। देखिए, बजट रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो भी पैसा सरकार के द्वारा, ठीक है, अलग अलग टाइप के सोर्सेज से एक फाइनेंशियल ईयर में मिलता है, उसको हम लोग बजट रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब सरकार को एक साल में जो भी अलग अलग जो सोर्स हैं, कोई टैक्स से आता होगा, कोई फाइन से आता होगा, चालान से पैसा आता होगा, नॉन टैक्स है, ठीक है, तो जीएसटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, तो उस सारे अलग अलग सोर्स से जो भी एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से मार्च तक का में जो भी पैसा आता है उसको हम लोग बजट रिसिप्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बजट रिसिप्ट अब देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो बजट रिसिप्ट दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम बस रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल रिसिप्ट जो है वो हम नेक्स्ट जो सेशन में आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब वो होता है कि जो ऐसा रिसिप्ट जो सरकार को ना लाइबिलिटीज क्रिएट करे और ना ही उसका जो एसेट्स है उसको डिक्रीज करे। ठीक है, उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। इसका मतलब कि ऐसा चीज, ऐसा पैसा है सरकार के पास जिससे ना उसका लाइबिलिटीज बढ़े। ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब उसको फ्यूचर में कभी पे ना करना पड़े, और ना ही कि उसका जो एसेट्स है वो घटे। एसेट्स मतलब जो हमें रिटर्न दे रहा है फ्यूचर में, जो हम खरीदते हैं, जैसे कार हो गया, गाड़ी हो गई, मशीनरी हो गई, वे सारे एसेट्स होते हैं। तो जो ना एसेट्स घटे और ना लाइबिलिटीज बढ़े, ऐसा जो भी रिसिप्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो दो वर्ड याद रखिएगा, क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ना ही लाइबिलिटीज बढ़े और ना ही एसेट्स घटे, तो वैसे रिसिप्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। तो दीज आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट ए लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट नॉट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि जो सरकार है वो LIC का शेयर्स बेचने वाली है। ठीक है, तो क्या आप इसके अंदर रखेंगे, उसको बेचेंगे, सरकार जब बेचेगी तो पैसा आएगा, क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो सरकार, एक LIC जो है वो क्या एसेट्स क्रिएट किया गया हुआ सरकार के द्वारा। ठीक है, तभी तो वो सेल कर पा रहे हैं, तो एसेट्स उसका क्या होगा, डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, घटने लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे सरकार जो है बहुत अलग अलग सोर्स से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, बहुत अलग अलग जगह से पैसा लेती है, तो क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा? जी वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो सरकार के ऊपर लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। ठीक, आपको होप कि ये समझ में आ गया। तो क्या आएगा, क्या जैसे जो हम लोग टैक्स जो पे करते हैं वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ही आता है। जो हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, उससे क्या होता है, सरकार का ना उससे कोई लाइबिलिटीज क्रिएट होता है और ना ही उसका कोई एसेट्स डिक्लाइन होता है। इसलिए जो टैक्सेज है, जो डायरेक्ट टैक्सेज हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, कॉर्पोरेट टैक्स के जो है, वो सारा के सारा जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आता है। अब देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट फर्दर वो क्लासिफाइड होता है दो पार्ट में, एक होता है टैक्स रिसिप्ट, एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो आप टैक्स रिसिप्ट का मतलब समझते हैं। देखिए, टैक्स रिसिप्ट का मतलब वो होता है कि वो लीगली आपके ऊपर लगा है और आपको उसको डायरेक्ट सरकार को देना ही देना है। ठीक है, वैसे रिसिप्ट्स को हम लोग बोलते हैं टैक्स रिसिप्ट्स, मतलब कि कंपलसरी पेमेंट करना ही करना है सरकार को, तो वो चीज को हम लोग बोलते हैं टैक्स रिसिप्ट। इट इज ए कंपलसरी पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड फॉर्म टू द गवर्नमेंट। ठीक है,
देखिए मैं इसको पूरा डिटेल में कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली बोर्ड भी छोटा है और टाइम ज़्यादा। मैं एक समरी ब्रीफ जो है वो सारा मतलब अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तो वो इनफ है आपको कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि जो टैक्स रिसिप्ट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो टैक्स रिसिप्ट में बहुत सारा टाइप्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, जो मैंने ऑलरेडी कल सेशन में बताया हुआ था प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ठीक है, आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, स्पेसिफिक टैक्स होता है। तो इतने टाइप्स के जो टैक्स होते हैं वो सारा के सारा जो होता है टैक्स रिसिप्ट के अंदर आता है। मतलब ये कंपल्सरी पेमेंट होता है जो सरकार को हम लोग पे करते हैं। अब समझते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो ज्यादा अमीर है, ठीक है, वो ज्यादा पे करेगा, और जो कम है वो, जो गरीब है वो टैक्स ज्यादा नहीं पे करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जिसका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे जो टैक्स है वो बढ़ता है। तो इस टैक्स को हम लोग प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करता हुआ। तो जिसका इनकम बढ़ेगा उसका जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा। तो इस टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इंडिया में कौन सा टैक्स प्रिविलेज है, हम बोलेंगे इसका प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो इंडिया में लगता है। ठीक है, तो ए टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज एज द इनकम इंक्रीज। ठीक है, अब जैसे मुकेश अंबानी है तो उन पर कौन सा टैक्स लगेगा, प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है। जैसे हमारा एक्टर है अक्षय कुमार सबसे अधिक टैक्स पे करते हैं तो उन पर कौन सा टैक्स लगेगा, प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है। ठीक है, अब रिग्रेसिव टैक्स का मतलब समझते हैं कि रिग्रेसिव टैक्स का मतलब वो होता है कि जो टैक्स जो है वो पुअर के लिए, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर वो बर्डन की तरफ लगे। ठीक है, जैसे कि जो पुअर है उनका जो इनकम है वो कम होता है एज कम्पेयर टू रिच पर्सन। ठीक है, तो अगर दोनों का स्लैब रेट सेम रहेगा तो उस टैक्स को हम लोग रिग्रेसिव टैक्स बोलेंगे। जैसे कि किसी का इनकम 10 लाख रुपए है उस पर भी 10% टैक्स लग रहा है, किसी का इनकम 10,000 है उस पर भी 10% लग रहा है। तो अगर उस पर 10 लाख वाला कमाने वाला आदमी पर 10% लगेगा तो उसको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसको अपने कैशिंग हैंड उसको 9 लाख रुपीज़ रहेगा अपने पास खर्च करने के लिए। बट अगर जो 10,000 रुपये कमाने वाले जो गरीब लोग हैं और उन्हीं से उनका गुजारा चलता है, अगर उन पर वो 10% लग जाए, मतलब 1,000 रुपये अगर उन पर टैक्स लगे तो उनके पास बस 9,000 रुपये रहेगा गुजारा करने के लिए। तो वो क्या हुआ, एक बर्डन की तरह काम कर रहा है ना पुअर लोग पे, तो वो रिग्रेसिव टैक्स होता है। ठीक है, ए टैक्स इज सेड टू बी, a tax is said to be regressive which causes a real burden on the poor than the rice लिख दिया rich। ठीक है, अब समझते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसे बहुत बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंसेस भी पूछ देते हैं या फिर एग्जांपल दे देते हैं कि ये कौन सा टैक्स है। तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिसपे वो लीगली इम्पोज किया गया है वही पे करेगा। ठीक है, मतलब जो इम्पैक्ट है जिसपे पड़ा है वही पे जो करेगा उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब इस टैक्स को फर्दर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है दूसरे लोगों पे। जैसे कि अगर आपके घर में कोई कमाने वाला है, मान लो फादर आपके कमाते हैं, ठीक है, और आप भी कमाते हैं, तो आप पे भी इनकम टैक्स लगेगा और फादर्स पे भी लगेगा। लेकिन फादर वाला जो टैक्स है वो आप नहीं पे कर सकते हैं, और जो आप वाला जो आपका जो टैक्स है वो आपका फादर नहीं पे कर सकते। मतलब जो इम्पैक्ट है और जो इम्पोज जिस पर जो सेम है बियरर है वो सेम पर्सन रहेगा, दूसरा आदमी को उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। वैसे टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ए टैक्स इज ए रियली पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज्ड। मतलब जिस पे लगा है वही टैक्स पे करेगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, बर्डन ऑफ द टैक्स कैंट बी शिफ्ट, इसको जो हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, थोड़ा सा वो ऊपर साइड चला गया। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जो भी इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, वो सारे के सारे जो है वो हमारे इनकम टैक्स के अंदर ही आते हैं। इस पे जिस पे लगेगा उसी को पे करना है। तो ठीक है, डिफरेंसेज में भी आपको एक पॉइंट मिल गया कि जो लीगली इम्पोज जिस पे होता है वही पे करता है, जो बर्डन है उसको शिफ्ट नहीं किया। जो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि इसमें एक आदमी पे लगता है बट दूसरा आदमी इसको पे कर सकता है। ऐसे टाइप जो टैक्स होते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इम्पोज किसी और पे होता है और इम्पैक्ट जो पे करता है वो कोई और होता है। इम्पैक्ट किसी और पे होता है और जो पे करता है कोई और कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है,
मतलब इनडायरेक्ट है तो करेगा ही, पार्सली करेगा या फिर फुली करेगा। तो इट इज इम्पोज ऑन ए पर्सन ऑन वन पर्सन बट पेड होली बाई अनदर, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। जो फेमस एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का वो है हमारा जीएसटी। इसमें दो टाइप के टैक्सेस बच गए हैं, वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। मैं बोर्ड पे स्पेस कम था इसलिए नहीं लिख पाया हूँ। देखिए वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वो टैक्स होता है जो गुड्स के जो वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगता है उसको वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब कि जैसे कि एक इंटरमीडिएट गुड्स पे और उसके साथ फाइनल गुड्स बना, तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स अगर करने में मान लो 200 रुपये लगा, खर्च जो है हमारा जो रॉ मटेरियल हो गया सारा का सारा 200 रुपये लगा, और बन के तैयार हुआ कितना में 500 रुपये तक, तो 300 पे जो टैक्स लगेगा ना उसको हम लोग वैट बोलते हैं। तो दोनों का डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल समझ लीजिए, ठीक है। जब फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो हमारा होता है वैल्यू एडेड टैक्स। और स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होता है कोई एक स्पेसिफिक कमोडिटीज पर जो टैक्स लगता है वो हमारा जो है स्पेसिफिक टैक्स के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर भी टैक्स में आप जो भी कस्टम ड्यूटी पढ़ते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारा का सारा जो है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आता है। अब आते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट मतलब क्या, कंपलसरी पेमेंट है। इसके अलावा जो भी रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं उसको नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो दोज रिसिप्ट विच अराइजेस फ्रॉम सोर्स अदर देन टैक्स इज नोन एज नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट के एग्जांपल है फाइन, फी, स्टैंड, फिर प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, और डोनेशन जो भी ग्रांट मिलता है सरकार को वो देखते हैं। अब एक एक करके समझते। देखिए फी का मतलब होता है कि जो भी सरकार अगर हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में कुछ हम चार्ज जो उसको पे करते हैं उसको हम लोग फी बोलते हैं। जैसे कि कोई भी लैंड का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें सरकार क्या करता है, उसमें हम पेमेंट देते हैं सरकार को, तो वो भी क्या होगा, फी के अंदर ही आता है। जो भी पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया, वो सारा का सारा जो भी हम लोग क्या करते हैं फी देते हैं उसका, तो वो जो है वो फी के अंदर ही आता है। फाइन मतलब कि अगर कोई भी आदमी लॉ ब्रेक करता है तो उस चीज़ को तो उसके बदले में फाइन देता है, तो उसी को फाइन बोलते हैं। जैसे कि कोई ड्राइविंग कर रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, सरकार बोला हेलमेट पहनने के लिए नहीं पहना, तो उस पर जो भी चीज़ जो भी कटेगा चालान उसका वो क्या होगा, फाइन के अंदर आता है। एस्टेट मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी आदमी, ठीक है, जो था उसके पास जो प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर ना, मतलब कि उसके आगे का जो भी जनरेशन बनना हो उसका ना कोई ऐसा आदमी ना हो जो इस प्रॉपर्टी का रियल में मालिक हो, तो वो सरकार सारा का सारा प्रॉपर्टी ले लेता है, उसको सेल करता है, उससे सेल करने से जो भी पैसा आता है वो हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट है, वो टैक्स के अपार्ट हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पर्सन विदाउट लीगल हायर इज नोन एज एस्टेट, ठीक है। अब जो भी आप जैसे अभी न्यूज़ में देखते होंगे कि 4G स्पेक्ट्रम ये सरकार जो सेल कर रही है रिलायंस को, एयरटेल को और VI को, वोडाफोन आइडिया को, तो वो क्या है, वो सारे के सारा जो हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर आता है। जो भी डोनेशन मिलता है, जो भी ग्रांट्स मिलता है, फॉरेन से कभी डोनेशन मिलता है, तो वो सारे के सारा जो हो नॉन टैक्स, जो भी PM कैरियर फंड्स में जो भी जितना भी ज़्यादा पैसा जो दिया जा रहा है वो सारा के सारा वो डोनेशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप समझ जाएगा, जो PM कैरियर फंड्स है वो सारा डोनेशन के अंदर आएगा। जो भी स्पेक्ट्रम है अभी 4G का स्पेक्ट्रम सेल हुआ है तीनों के बीच में, तो ये सारा का सारा नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। और इस तरीके से हमारा जो है बजट रिसिप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बजट रिसिप्ट में हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कल के सेशन में देखेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।